हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर फिजिक्स का, मोशन। समझ रहे हैं? हंसी आ गई होगी चेहरे पर, क्योंकि मोस्टली बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर में। और मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको परेशान होने नहीं दूंगा, है ना। इस चैप्टर का 9th में जितना इंपॉर्टेंस है, 11th में भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझे। कहीं भी कॉन्सेप्ट में जो है क्लैरिटी अगर फंस रहा हो तो बार बार आप जो है लेक्चर को रिवाइज करके देखें, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बेटा कहीं परेशानी नहीं होगी, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, मोशन पढ़ा जाए, है कि नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले मोशन कहा किसको जाता है ये समझो, है ना। आप कहोगे कि सर कारें चलती है रोड पे, मोशन में है, और दुकानें बगल में हैं, वो नहीं चल रही हैं, तो रेस्ट में है। सही है, सही सोचना है, बहुत अच्छा सोचते हो। टाइम के साथ अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है तो वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं करती तो रेस्ट में है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचो बेटा, जैसे इस डायग्राम को देखो, ये इमेज जो है इसको देखो। बच्चे खेल रहे हैं, एक खेत है उसमें ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, और खेत में जो है पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं, देख रहे हो तुम। तो इस पेड़ के कंपैरिजन में बच्चे किस पोजीशन में हैं? आप कहोगे सर मोशन में। और बच्चों के कंपैरिजन में ये पेड़ किस पोजीशन में है? रेस्ट में। अब कहोगे सर यहां टाइम तो आया ही नहीं, टाइम कहां कोलैबोरेट हुआ सर? तो देखो बेटा, मामला क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर टाइम। अगर बगल में कोई ऑब्जेक्ट है, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको ऐसे, एक तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको कि अगर टाइम के साथ बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में है, और चेंज नहीं करती है तो रेस्ट में है। लेकिन मामला क्या है ना कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं बेटा, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिना रेस्ट के मोशन एक्सप्लेन नहीं होगा, बिना मोशन के रेस्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। मान लो ये पहली दुकान है, ये दूसरी दुकान है। अब क्या दुकानें समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करती हैं? कहोगे नो सर, मतलब दुकानें किस पोजीशन में हो गई? रेस्ट में हो गई। लेकिन मैं आपको यहां यह सिखाना चाहूंगा कि उस दुकान को ना रेस्ट में कहा जा सकता है ना मोशन में कहा जा सकता है। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, ये आपने क्या कह दिया, ये कैसे संभव है सर? हम लोग तो आज तक पढ़ते आए हैं कि दुकानें रेस्ट में होती हैं, घर रेस्ट में होता है। बेटा किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ना तो रेस्ट में कहा जा सकता है ना मोशन में कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों रिलेटिव टर्म है। इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बढ़िया से समझना इसको, ठीक है। अब यहां से एक कार गुजर जाती है, ओके। कार बड़ी तेजी से गुजर जाती है, तो कार समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है। अब कहोगे तब तो कार को सर मोशन में कहना चाहिए, ये भी नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ना तो मोशन में कहा जा सकता है ना रेस्ट में कहा जा सकता है, जब तक हम उसका कोई रेफरेंस ना ले लें। रेस्ट का रेफरेंस मोशन होता है और मोशन का रेफरेंस रेस्ट होता है। और बढ़िया से समझाता हूं, समझिएगा। इस कार के कंपैरिजन में ये दुकान रेस्ट में है और ये दुकान भी रेस्ट में है। कार बताना फिर से समझना, कार किस में, कार का पोजीशन क्या था? मोशन।
उसके कंपैरिजन में ये दुकान अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो रेस्ट में है, और ये भी रेस्ट में है। इसके कंपैरिजन में, इस दोनों दुकान के कंपैरिजन में कार किस चीज में है? मोशन में है। मामला समझ में आया? इसीलिए मैं आपको यहां समझा रहा था कि इस पेड़ के कंपैरिजन में बच्चे मोशन में हैं, तो मोशन में कहने के लिए एक बॉडी होना चाहिए जो रेस्ट में है, और रेस्ट में कहने के लिए एक बॉडी होना चाहिए जो मोशन में होगी। आई बात समझ में? अब दो लड़के फील्ड में दौड़ रहे हैं, दो लड़के फील्ड में दौड़ रहे हैं। मैं आपको कहूं कि दोनों लड़के रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या आप डिक्लेयर कर देंगे? आप कहोगे नो सर, क्योंकि अभी आपने तुरंत सिखाया कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहने के लिए रेफरेंस बॉडी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बगल में जो है, बगल में कुछ घर बने हुए हैं और बच्चे दौड़ रहे हैं, उस घर के कंपैरिजन में बच्चे मोशन में हो गए और बच्चों के कंपैरिजन में घर रेस्ट में हो गया। तो टाइम के साथ तो रिलेशन है ही बेटा, सराउंडिंग बॉडीज के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि मोशन कहने के लिए रेस्ट दिखाना पड़ता है और रेस्ट कहने के लिए मोशन दिखाना पड़ता है। अब बात समझ में आ गई होगी, अब बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल बताना, मान लो ये चिंकू है और ये मिंकू है, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। अब इस चिंकू मिंकू को हम क्या कहें? रेस्ट में कहें कि मोशन में कहें? बोलो 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 बोलो। आप कहोगे टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सर, हम इसको रेस्ट में कह देंगे। बेटा इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपने रिवील नहीं किया। इसको ना तो हम रेस्ट में कह सकते हैं, ना हम इसको मोशन में कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इसको, ठीक है। हां, अगर ये मिंकू यहां से दौड़ना शुरू कर दे तो मिंकू के कंपैरिजन में चिंकू रेस्ट में आ जाएगा और चिंकू के कंपैरिजन में मिंकू मोशन में आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब तक पोजीशन ऑफ रेस्ट दिखाया नहीं जाएगा मोशन डिक्लेयर नहीं हो सकता, और पोजीशन ऑफ मोशन नहीं दिखाएंगे तो रेस्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोशन को अगर क्लासिफाई करो तो दो तरह का है, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब तो रेस्ट ऑफ मोशन समझ में आ गया ना बेटा? मान लो मैं यहां चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं, कहने के लिए हमको मोशन में कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स इसको अपने चश्मे से देखता है। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, वो हर चीज को अपने नजरिए से देखता है, तो फिजिक्स भी अपने नजरिए से देखता है। मैं चल रहा हूं इसका मतलब मैं मोशन में हूं, ऐसी बात नहीं है ना? हमको खुद को मोशन में कहने के लिए किसी बॉडी को रेफरेंस लेना होगा, रेस्ट में लेना होगा, उसके कंपैरिजन में मैं मोशन में हूं और मेरे कंपैरिजन में वो बॉडी रेस्ट में होगी। हां, ये बात जरूर है कि मैं टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा हूं और वो बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। एक और एग्जांपल ले लो, एक चाय दुकान पर मैं बैठा हुआ चाय पी रहा था और मेरे बगल से तुम बाइक से गुजर गए। ओके, तो तुम्हारे कंपैरिजन में मैं रेस्ट में और मेरे कंपैरिजन में तुम मोशन में, तो बेटा कंपैरेटिव बॉडी जरूरी है, इसीलिए रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? चलो देखते हैं। अब मोशन चूंकि तुम समझ चुके हो तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर भी बात कर लेते हैं। मान लो 1 घंटे में मैं 7 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में फिर 7 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में फिर 7 किलोमीटर गया, तो बेटा मेरा मोशन कैसा है? बताना बताना बताना, जल्दी बताना। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? आप कहोगे यूनिफॉर्म है सर। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में मैंने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता हूं, अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता हूं, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता हूं, तब बताना क्या होगा?
बोलो बोलो जल्दी बोलो। आप कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में आपने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ गई बात बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो मामला है, हम लोगों को अगला टर्म पढ़ना है स्पीड। लेकिन स्पीड को समझने के लिए पहले डिस्टेंस समझना जरूरी है बेटा। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी, ट्रैवर्स्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ना, तो क्या ट्रैवल करते हो? रास्ते का क्या ट्रैवल करते हो? लेंथ ही तो ट्रैवल करते हो। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस कहलाती है बेटा। समझ रहे हो? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब मैं अगर लिखता हूं कि मैं 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दूं कि 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करता हूं, तब ये डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां 4 किलोमीटर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आ गया। तो जब आप डिस्टेंस ट्रैवल कर, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो अलग से मैग्नीट्यूड के लिए भी लेक्चर बना दूंगा कि मैग्नीट्यूड आखिर एक्सप्लेन कैसे होता है, अभी समझो। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ यूनिट। यूनिट कितना बड़ा है, कितना टाइम्स आपने यूनिट को मैग्नीफाई किया है, ठीक है, कभी अलग से लेक्चर बना दूंगा। अभी जो समझा रहा हूं उसको समझो पहले बेटा। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, प्लस नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन हो गया। तो जब डिस्टेंस आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो ना, तब वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है बेटा। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझो। एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने समझ लिया, बोलिए समझा कि नहीं समझा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, whenever the direction is included with distance, means you have to travel particular distance in a particular direction. In that condition, that will be displacement. Okay बेटा, ठीक है। अब देखना जरा सा इसको जो है, अब दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, डिस्टेंस तो चलो डिस्टेंस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस जो है वो तो डिस्टेंस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की क्या बात आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं बताता हूं, ये मान लो यहां एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये मार्केट है। मान लो 2 आदमी खड़े हैं, 2 भाई खड़े हैं, चिंकू मिंकू दोनों खड़ा है। अब घर जाना है। मिंकू सोचा चलो भाई मार्केट जब आए ही हैं तो घूमते फिरते आराम से दोस्तों से मिलते हुए घर पहुंचेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा, ये डिस्टेंस हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझाता हूं। और चिंकू ने क्या सोचा कि भाई इतना क्यों घूमना, मां पूछेगी कहां गए थे, तब क्या जवाब देंगे? तो सीधा मार्केट से चिंकू जो है वो घर चला गया, सीधा स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करके घर चला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके घर चला गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, डी के साथ जब भी एरो यूज होगा इसको डी वेक्टर पढ़ेंगे, और डी वेक्टर जब भी रिप्रेजेंट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंट होगा। अब फिर तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर ये वेक्टर क्या होता है? बताऊंगा इसी चैप्टर में, स्केलर वेक्टर भी बता दूंगा आपको। ओके, अभी देखिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 डेफिनेशन हो गया। पहला,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड डेफिनेशन देख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, अब देखना, इसको ऐसे ऐसे करके घूम करके जाने में 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, और ये जो सीधा चला गया तो 3 किलोमीटर चला गया। तो यहां डिस्टेंस का वैल्यू बेटा 10 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 3 किलोमीटर हो गया। समझ रहे हो? अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल से देखो। ये एक आदमी है, इसको अपने घर से फैक्ट्री जाना है। घर से कहां जाना है? फैक्ट्री जाना है। अब ये क्या करता है, तो ये ऐसे ऐसे करके घूम के जा रहा है अपनी फैक्ट्री तक। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और अगर इसके पास सुविधा होती कि ये उड़ के जा सकता, तब तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। क्योंकि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जब ये घूम के गया है तो 200 मीटर ट्रैवल करना पड़ा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है तो 120 मीटर में ही पहुंच गया। ठीक है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी ट्रैवल किया जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जब भी ट्रैवल किया जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहां जो मामला है इस चीज को देखो अच्छी तरह से। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग बात कर रहे थे बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बात कर रहे थे। मान लो कि एक आदमी ए से चला, बी पर आया, और बी से फिर सी पर आ गया। ए से बी पर 4 किलोमीटर, बी से सी पर 3 किलोमीटर, तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ ए से सी तक आने में। आप कहोगे सर 7 किलोमीटर, बोलो होगा कि नहीं होगा? और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने दो बेटा तुमको, राइट एंगल ट्रायंगल पर ये जो है दोनों सड़क मिल रही है, राइट एंगल पर दोनों सड़क मिल रही है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दूं तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। अब कहोगे सर ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है? जहां से शुरू किया वो इनिशियल पॉइंट है, और जहां पे जाके खत्म किया वो फाइनल पॉइंट है, जहां रुका वो जाके फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट लाइन ड्राउ कर दो। तो शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्राउ करोगे मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ड्राउ करोगे। और इसको जब निकालते हैं बेटा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप जान ही रहे हो, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। √25 इज इक्वल टू कितना किलोमीटर हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा बेटा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7 किलोमीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया। मामला समझ में आया अच्छी तरह से ना? तो अभी हम लोग बेटा बात कर रहे थे किस चीज की? डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। एक चीज और बता देता हूं, फिर अगले लेक्चर में आगे बताऊंगा कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइंड पाथ में ट्रैवल कर रही है। कैसे पाथ में ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ में। अगर मान लो ये 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तब क्या हो जाता है? तब इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर हो जाता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो जाता है। मींस अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करे तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, और विथ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बात करेंगे बेटा, ताकि आपको साइंस पढ़ने में कहीं भी परेशानी ना हो, है ना? तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।